हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 15 मार्च 2019 का। और करेंट अफेयर के पैटर्न में थोड़ा सा हम चेंजिंग किए हैं। अब से आगे का जितना भी आपका वीडियो आएगा सारा का सारा बाइलिंगुअल वीडियो होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019? विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। और ये 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक इसका आयोजन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका मोटो क्या है, मीट द डिटरमाइंड आपको स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम का मोटो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री ऑफिशियल प्रिंटिंग यूनिट हैज रिलीज ब्लैक होल क्वाइन इन हॉनर ऑफ स्टीफन हॉकिंग? किस देश की सरकारी मुद्रा इकाई ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल इकाई जारी किया है? तो ये देखिए, ये जारी क्यों किया गया है, क्योंकि पिछले साल 14 मार्च को इनका निधन हुआ था। 14 मार्च 2018 का स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था। तो उन्हीं के ऑनर में ये ब्लैक होल क्वाइन जो है ब्रिटेन जारी किया है। 50 पैसा का क्वाइन है। अब देखिए, स्टीफन हॉकिंग का 2 बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बुक ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन 2018 में लिखा गया था। क्या है? पहला ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन। और दूसरा बुक है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो 2017 में लिखा गया था इनके द्वारा। तो दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच नेशन वुड बी द सून गेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? मतलब कि कौन सा राष्ट्र जल्द भारत में 6 परमाणु ऊर्जा स्थापित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। पहले से ही ऑलरेडी 7 आपको पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो रशिया इंडिया में स्थापित कर चुका है। अब 6 और यूएसए की तरफ से आ रहा है। तो मतलब आने वाले समय में इंडिया का जो पावर सिस्टम है वो बहुत जल्दी मतलब कि इंक्रीज करने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लेस ऑफ ट्यूमरिक हैज गॉट द जीआई टैग इन साउथ इंडिया लेटली? हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान पर हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरोड। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। अब देखिए, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म इसका पूछ दिया जाए। अब इसको हिंदी भाषा में हम आपको बता सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जीआई टैग मिलने का फ़ायदा क्या होता है? जैसे आप मथुरा का पेड़ा बोल सकते हो, बनारस का सिल्क का साड़ी हो गया। उसी तरह सब एक मतलब कि हर एक जगह का कुछ मतलब कि वस्तु होता है जिसको जीआई टैग मिलने से क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले 40 रुपये में मिल रहा था, जैसे ही इस पे जीआई टैग लगा ये 100 रुपीज़ में मिलने चालू हो गया। तो यही होता है। इससे क्या होता है, जो किसान होते हैं उनको फ़ायदा होने लगता है। तो 2019 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 2 जगह पर मिला है। एक केरला में मिला है, उसको बोलते हैं मरयुआर जोगरी। वो पीछे का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। एक केरला में मिला है और एक तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इरोड, ठीक है, जगह है, वहीं पर हल्दी का वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसको जीआई का टैग दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का कोर्ट का क्या है? मद्रास हाई कोर्ट है, जो कि 1862 में इस्टेब्लिश किया गया है, मद्रास हाई कोर्ट को। और यहाँ पर 2 चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कैपिटल तमिलनाडु का चेन्नई है। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर। और देख लीजिए तमिलनाडु के बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के AIDM के पार्टी के हैं, इडापडी के पलनास्वामी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? पनीर शलवम है।
AIDMK के ही हैं। ये तीनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हाउ मेनी शौर्य चक्र टू आर्म फोर्सेस पर्सनल इन 2019। भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में सशस्त्र सेना कार्मिक को कितने शौर्य चक्र से प्रदान किया? तो इसमें टोटल 15 शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए अब यहाँ पर शौर्य चक्र इस्टेब्लिश कब किया गया था, मतलब कि कब से देने चालू हुआ था? तो 1952 से इसको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हाउ मेनी कीर्ति चक्र टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल इन 2019। भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में सशस्त्र बल कर्मियों के कितने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हम आपको नाम बता देते हैं। पहला रहे हैं, ये है तुषार ग्वाबा, तुषार ग्वाबा हो गए। दूसरा कौन है? ये है सोलर विजय कैमूर, जिनको मरणोपरांत मिला है। तो ये दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। और कीर्ति चक्र जो है, कीर्ति चक्र ये 4 जनवरी 1952 से इसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, कीर्ति चक्र कब इस्टेब्लिश हुआ था और कितने लोग को मिला है? तो तुषार गोप को मिला है, और यहाँ पर इनका भी नाम लिख लीजिए, स्वार विजय नाम है, ठीक है। और तीसरा एक बटालियन को मिला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप फॉर द 2019 लोकसभा इलेक्शन। इट वाज नेम्ड एज। भारत निर्वाचन आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इस मोबाइल ऐप का सी विजिल नाम है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन विजिलेंस। इसमें है क्या? इस मोबाइल ऐप को लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अगर आपको कहीं पर भी आप वोट देने गए, आपको लग रहा है कि कहीं पर ज़बरदस्ती आपसे किया जा रहा है, तो 2 मिनट का वीडियो बनाकर इस पर डाउनलोड कर देना है, और 100 मिनट के अंदर में उन पर कार्रवाई भी हो जाएगा और आपको उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इसीलिए इस ऐप को लाया गया है, ताकि कहीं पर भी इंडिया में कोई, जैसे कि बूथ कैप्चर होता है, तो वो सब करने का कोई कोशिश करे तो आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रिसीव्ड यशवंत राव चौहान नेशनल अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर था रघुराम राजन। आप रघुराम राजन को देख सकते हैं, ये फॉर्मर RBI के गवर्नर थे, और इनका एक बुक आया था जिसका नाम था व्हाट आई डू, उसको भी याद रखिएगा। फिलहाल अगर अभी आपसे पूछा जाए कि RBI का गवर्नर अभी कौन है, तो वो है शक्ति कांता दास, उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर डिड द इंडिया फर्स्ट LGBTQ क्लिनिक एंड HIV ट्रीटमेंट सेंटर इनोग्रेटेड। तो इंडिया का मतलब भारत का पहला LGBTQ क्लिनिक और HIV उपचार केंद्र कहाँ खुला? तो ये खुला है मुंबई में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब LGBTQ का फुल फॉर्म देख लीजिए। L से स्टैंड करता है लेस्बियन, G से गे, B से हो गया बाइसेक्सुअल, T से हो गया ट्रांसजेंडर, और Q से हो गया क्विल। ये सारा जितना भी आप बोल सकते हैं कि ये लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर सुना जाएगा क्लिनिक में। ये क्लिनिक हमसफर जो है उसके द्वारा चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स एज पर द डाटा ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इंडिया में मतलब विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्वर्ण भंडार में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th रैंक पर इंडिया है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो USA है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट रैंक पर USA है और 11th रैंक पर इंडिया है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे जितना भी आपको वीडियो आता रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन
आज का स्टैटिक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? तो ये हुआ है 9 अगस्त 1925 को। ये कब हुआ है? 9th। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, नहीं तो आपको भूल जाओगे आप। 9 अगस्त 1925 को हुआ है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में टोटल 3 लोग शामिल थे। एक राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, दूसरा हो गए ठाकुर रोशन सिंह थे, और तीसरा असफगुल्ला खान थे। ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। टोटल 8 ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाई। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो बार्थोलोम्यू डायस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये कब आए थे? 1483 में आए थे। सबको पता होगा कि वास्को डी गामा कब आए थे? ये 1498 में आए थे। और जब ये आए थे तो ये जमोरियन किंग से मिले थे और फिर कलिकट में वहाँ से अपना स्पाइसीज मतलब कि मसाला का बिजनेस चालू किए थे। अगर यही पूछ दिया कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आए थे, तो ये 1501 में दोबारा आए थे। 1498 में पहली बार आए थे और 1501 में दोबारा आए थे, विजिट किए थे। अल्मेडिया के बारे में आप जान जाइए। अल्मेडिया जो है ये इंडिया में पोर्टुगीज का पहला गवर्नर, मतलब पुर्तगाल का जो पुर्तगाल लोग थे उनका पहला गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता होगा, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं के द्वारा चालू किया गया था। उसको पीस वाटर पॉलिसी भी बोलते थे, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी इनके द्वारा चालू किया गया था। बैटल ऑफ चोल जो था वो 1508 में अल्वेडिया के जो बेटे थे उनके द्वारा, और ट्रायो इजिप्ट, टर्की और गुजरात ये तीनों मिलकर लड़े थे, जिसमें अल्वेडिया का बेटा मर गया था। फिर आपको 1509 में बैटल ऑफ दीव हुआ, जिसमें ट्रायो को हरा दिया अल्वेडिया, बदला लिया और तीनों लोग को अपने कैप्चर में कर लिया था। उसके बाद अल्वेडिया के बाद दूसरा गवर्नर कौन आए थे? तो वो आए थे अल्फेंसो डी अल्वेर्क्यू। वो 1509 से 1513 तक मतलब कि आपको शासन किए, और ये गोवा जीते थे। कब? गोवा जीते थे 1510 में। ये सारा कुछ आपको डिटेल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथिड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके शासन काल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जहांगीर। देखिए, अब सबका एक ईरा होता है। अकबर के समय में हिंदी अपने चरम सीमा पर था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिंदी ईरा भी बोलते हैं। अकबर का क्या बोलते हैं? हिंदी ईरा। अकबर से और आप क्या देख सकते हो? अबुल फजल जो थे वो लिखे थे। अबुल फजल इनके 9 रत्न में से एक थे। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, इनके जीवनी पर जो किताब लिखा गया था वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अकबर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन लड़ा था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ा गया था, जिसमें ये जीत गए थे अकबर। जहांगीर के बारे में देख लीजिए। इनके गोल्डन ईरा मतलब कि आप पेंटिंग के लिए बोल सकते हैं, गोल्डन ईरा था पेंटिंग के लिए, ठीक है। इनके समय में हॉकिन और कौन आया था? थॉमस जो थे वो इनके समय में आए थे, इनके कोर्ट में। शाहजहां के बारे में देख लीजिए। आर्किटेक्चर का गोल्डन ईरा इनके पीरियड को बोला जाता है। आर्किटेक्चर का गोल्डन ईरा इनके पीरियड को बोला जाता है। औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। औरंगजेब टाइटल लिया था, क्या टाइटल लिया था? जिंदा पीर। जिंदा पीर बहुत ही क्रूर शासक जो बोला जाता है। सारा मंदिर तोड़वा दिया था, जितना भी मंदिर था सारा मंदिर तोड़वा के वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया, और जबरन जो बोला जाता है धर्म परिवर्तन औरंगजेब करवाता था। तो थोड़ा सा क्रूर था। मुगल में सबसे खतरनाक में यही था। लास्ट मुगल कौन थे बादशाह? बहादुर शाह जफर, जो कि रंगून में जाके मरे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज। भारत में मुस्लिम शक्ति का नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अब देख लीजिए बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था?
1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 मतलब 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए, और यहीं से मुस्लिम पावर का फाउंडेशन इंडिया में रख दिया गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया है? लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर लोधी को हरा दिया और बाबर खुद जीत गया। 1526 में बाबर आया। देखिए बाबर टोटल 1526 में आया, 27, 28, 29 3 युद्ध लड़ा और 1530 में ये मर भी गया। मरने के बाद इसको क्या किया गया? मरा तो आगरा में, ले जाके काबुल में इसको दफना दिया गया। तो देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556, इसको भी याद रखिएगा। किसके किसके बीच में? हिमू और अकबर के बीच में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? अकबर विजय हो गए थे, हिमू हार गया था। तो ये सारा आपको डिटेल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आपको पता है कि जितना भी आर्किटेक्चर का काम हुआ था अधिकतर सारा शाहजहां के पीरियड में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? इनमें से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चालू किया गया था बनवाने के लिए, इब्राहिम लोधी के द्वारा नहीं। बाकी सब तो सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोधी के जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए था। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग इज सेड टू पोजेस द यूनिक फीचर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ एंड इक्वल इन ब्रेथ? निम्नलिखित में से मुगल इमारतों में से कौन सा इमारत लंबाई और चौड़ाई बराबर होने की विशेषता है? मतलब कि उसके अंदर जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर? ये कंप्लीट कराया गया था इल्तुतमिश द्वारा, और इसका जो नींव रखा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर 2 चीज़ और याद रखिएगा, इल्तुतमिश हो गए, ऐबक हो गए, ये सारे स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन लोग का पूरा जितना भी डायनेस्टी रहा सब एक दूसरे का गुलाम ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेयर डिड बाबर डाई? बाबर का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो इनका मृत्यु आगरा में हुआ था, मगर इनको दफनाया गया ले जाकर काबुल अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ? देखिए ऋग्वेद काल के दौरान निष्का एक आभूषण था, तो वो गला में पहनने के लिए होता था, तो नेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके फॉलोअर थे? तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। अब यहाँ पर 2-3 चीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बता देते हैं। इनको बोला जाता है फर्स्ट नेशनल रूलर। क्या बोला जाता है? फर्स्ट नेशनल रूलर। फर्स्ट नेशनल रूलर बोला जाता है। अब यहाँ पर ये इनका 2 अलग नाम है, उसको भी देख लीजिए। जैसे घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, उसी तरह इनका 2 अलग नाम है, वो भी देख लीजिए, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये एग्जाम में हर बार आया हुआ है। एसएससी के भी एग्जाम में इसको पूछा गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और चीज़ आप जान लीजिए कि वार ऑफ इंडस जो था 305 ईस्वी में, वो चंद्रगुप्त मौर्य और सिलिकोस निकोटर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिलिकोस निकोटर हार गए थे, तो वो अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए थे। तो ये सारा कुछ डिटेल में था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मौर्यन किंग वाज इशूड द नागार्जुना हिल केव इंस्क्रिप्शन एंड द अज्यूम द रॉयल टाइटल ऑफ देवनाम प्रियवाज? मौर्य राजा ने नागार्जुना पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया और देवनाम प्रिय का शाही विशेष ग्रहण किया
वे कौन थे? तो वो थे अशोक। ठीक है। और यहाँ पर दो सबसे फेमस क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, रॉक 13। रॉक 13 जो था ये आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर कलिंगा जो वार हुआ था, कलिंगा का जो युद्ध लड़े थे अकबर, कब लड़े थे? 261 BC में। उसका शिलालेख ये रॉक 13 है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रॉक 13 आपका किसका शिलालेख है? तो वो कलिंगा वार का। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कलिंगा वार कब हुआ था? तो 261 BC में। इसी के बाद जो है कलिंगा वार के बाद बोला जाता है कि अशोक का जो दिमाग था वो चेंज हो गया था और पूर्ण तरह से अहिंसा पर अब विश्वास करने लगे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ द टाइटल ऑफ कविराज? कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? वो थे समुद्रगुप्त। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। मतलब ब्रिटिश शासन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो ये अप्रैल में चली थी, लगभग 16 या 17 अप्रैल था। 16 अप्रैल को ही चली थी, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल। ये देख लेना, बहुत सारे बुक में कभी 16 देता है, कभी 17 देता है, इसीलिए इसको नहीं दिया। एग्जाम पॉइंट भी उससे बस इतना पूछा जाता है कि ये कब चला था। तो 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई से थाने तक के लिए चला था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग को देना होगा। अगर आप मेरे लेक्चर को या मेरे सेशन को पूरा ध्यान से सुने होंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले क्या था कि हम क्वेश्चन डायरेक्ट देते थे, अब आपको पूरा लेक्चर सुने होंगे तब आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, या पहले से आपको पता होगा तो आसानी से दे सकते हो। हु हैज रिटन द बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन? हम आपको 2 बुक का नाम बताए थे, साइंटिस्ट का भी नाम बताए थे। तो अब इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि कौन से साइंटिस्ट ये बुक लिखे हैं, ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलिटरेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशिक्षित था? 4 ऑप्शन है, ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर या डी औरंगजेब। ये दोनों क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये जो पहला क्वेश्चन था ये करंट से हम आपको दिए हैं और दूसरा क्वेश्चन जो था ये हिस्ट्री से दिए हैं। तो दोनों का हम आपको सेशन दिए, दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसका कमेंट सेशन में आप आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को पसंद आया या नहीं आया, और क्या चेंजिंग किया जा सकता है वीडियो में, ये भी आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।